आपने ना अच्छे तरीके से पढ़ाई की, ना अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया, ना अच्छे तरीके से आपने अपने आप को समय दिया और नई एग्जामिनेशन के बाद आप इस परीक्षा के मोह से अपने आप को मुक्त कर पाए। और आज थोड़ी सी निराशा है मुझे कि इतना सब कुछ कहने के बाद भी, इतना बताने के बाद भी आप में से कई सारे लोगों ने मेरी बातों पर भरोसा नहीं किया। हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो मैं आपको किसी तरह का मोटिवेशन देने के लिए या आपको कुछ बताने के लिए नहीं बना रहा हूँ, बल्कि आज का वीडियो मैं आपसे पूछने के लिए बना रहा हूँ कि आखिरकार आप लोगों को हो क्या गया है। देखिए, मैंने सबसे पहले ही कहा था कि जब प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो जाएंगे तो उसके बाद आप सभी पढ़ाई को थोड़ा सा दूर रख दीजिएगा अपने पास से और वो सब काम करिएगा जो पिछले 3-4 महीनों में पढ़ाई के प्रेशर की वजह से आप लोग नहीं कर पाए थे। घूमिएगा, मूवीज़ देखिएगा, दोस्तों के पास जाइएगा, रिलेटिव से बात करिएगा, उन लोगों के पास जाइएगा जिनसे आप मिल नहीं पाए थे। लेकिन हुआ क्या? उल्टे आप लोगों ने आंसर्स मिलाने शुरू कर दिए। मैंने ये भी कहा था कि बहुत जल्दी आयोग अपना आंसर जारी कर देगा, इसलिए कोचिंग्स के आंसर के चक्कर में मत पड़िए, वो आपको डिमोटिवेट करेगा। लेकिन फिर भी आप सभी लोगों ने आंसर्स मिलाए और डिमोटिवेट हुए, जबकि आयोग ने समय पे अपना मॉडल आंसर जारी कर ही दिया। इन सब के बीच आप लगातार कट ऑफ के चक्कर में पड़े रहे, जबकि मैंने कहा था कि कट ऑफ के चक्कर में मत पड़िए। कट ऑफ न तो पहले से डिसाइड किया जा सकता है और न ही कभी डिसाइड होता है। मैंने आपसे ये भी कहा था कि पेपर के दिन ही पता चलता है कि पेपर हार्ड है या फिर आसान, और उसी के आधार पे ही आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपको निर्णय लेना है कि ये पेपर कठिन है कि कैसा है और आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेकिन इसके बाद भी आप लोग लगातार सिस्टम पे दोष लगा रहे हैं। क्वेश्चन कैसा आया है उसको लेकर आप लगातार आरोप लगा रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपके अंदर की कमियां क्या कुछ हैं। मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, आप ये मान के चलिएगा कि वो क्वेश्चन किसी और से भी नहीं बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल 4 मार्च को कितने भुइयां में अपलोड हो चुके थे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो खुद जो तहसीलदार हैं, जो इस तरह के काम देखते हैं, या भू अधीक्षक अभिलेख हैं, आरआई हैं, पटवारी हैं, वो भी इसका जवाब नहीं दे सकते हैं। तो फिर आप तो एक एस्पिरेंट हैं, आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, आप कहाँ से इसका जवाब देंगे? तो सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना था। कुछ क्वेश्चंस आए हैं जिसमें कि मुख्यमंत्री जी के बारे में पूछा गया है कि उनका वहाँ पे दौरा कब था। इस क्वेश्चन को लेकर भी लगातार आलोचनाएं हो रही हैं, आपको ये क्वेश्चन भी छोड़ देना था। देखिए, हमेशा इतिहास गवाह रहा है कि जब भी किसी आयोग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कोई भी एस्पिरेंट 100 में से 100 का जवाब नहीं दे पाता है। ये मान के चलते हैं हम कि 5 से 7 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जिसके बारे में न कभी हमने सुना है और न कभी हमने पढ़ा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें छोड़ना ही है। हमारा टारगेट तो ये होना चाहिए कि कैसे भी करके हम 60 या 65 प्लस क्वेश्चन सही बनाएं। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के इन क्वेश्चंस को लेकर दोष लगा रहे हैं तो मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं कि जो जीएस का पोर्शन है उसमें साइंस के क्वेश्चन आपसे क्यों नहीं बने, जो जियोग्राफी के क्वेश्चन है वो आपसे क्यों नहीं बने, जो हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो आपसे क्यों नहीं बने? क्या उसको लेकर भी आप किसी पे दोष मढ़ेंगे? नहीं मढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गलती आपकी है और आपने उन क्वेश्चन को सॉल्व इसलिए नहीं किया क्योंकि आपने अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की थी। ऐसे में फिर आप ये क्यों पूछ रहे हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा हो पाएगा या नहीं, मेरा 60 या 70 नंबर है, मेरे लिए कोई चांस है कि नहीं? चांस क्यों रहेगा भाई? आपने ना अच्छे तरीके से पढ़ाई की, ना अच्छे तरीके से पेपर अटेम्प्ट किया, ना अच्छे तरीके से आपने अपने आप को समय दिया और नई एग्जामिनेशन के बाद आप इस परीक्षा के मोह से अपने आप को मुक्त कर पाए। तो ऐसे में खामियाजा भी तो आप ही को उठाना पड़ेगा। अब आप कट ऑफ के चक्कर में पड़े हैं। किसी का कहना है कि 100 नंबर में हो जाएगा क्या, किसी का कहना है 90 नंबर में हो जाएगा क्या। अब आप ये बताइए कि तकरीबन 1.25 लाख लोगों ने अगर सीजीपीएससी की परीक्षा दी है तो क्या ये मान के चलें कि किसी का 103, 104 या 105 नंबर से ज़्यादा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, और आना भी चाहिए। तो इस तरह से आप जो है अपने आप से पूछिए कि आखिरकार आप खुद से क्या कहना चाहते हैं, आप खुद को क्या जवाब देना चाहते हैं। ये वीडियो मैं आज इसीलिए बना रहा हूँ और आज थोड़ी सी निराशा है मुझे कि इतना सब कुछ कहने के बाद भी, इतना बताने के बाद भी आप में से कई सारे लोगों ने मेरी बातों पे भरोसा नहीं किया और उसके बाद अब आप खुद को परेशानी की स्थिति में ला के अपने आप को खड़ा कर दिया है और उसके बाद भी आप मेरे सही सवाल पूछ रहे हैं कि अब आगे क्या करना चाहिए। देखिए, इस तरह की परेशानी खड़ी करने का कोई मतलब नहीं है और सीधा सीधा मेरा कहना है कि आप अपना मन पढ़ाई में ही लगाइए, इधर उधर की बातों में मत लगाइए। एक तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करी, अब लगातार इन सब मामलों में फंसे रहे कि कहाँ क्या विरोध चल रहा है, कहाँ क्या प्रदर्शन चल रहा है, कोर्ट में क्या केस चल रहा है, कहाँ पे क्या चीज़ फंसा हुआ है। इन सारी चीज़ों से तो आपको कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। ये अलग बात है कि इन सारे चक्कर में रिजल्ट डिले हो रहा है, आपकी परीक्षाओं के रिजल्ट प्रभावित हो रहे हैं, तो समय भी बीत रहा है, लेकिन इस पर आपका कोई बस नहीं है। आप चाह के भी इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। आप सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं, वो है मन लगाकर पढ़ाई। तो अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहें तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
ठीक है, पिछली परीक्षा के रिजल्ट नहीं आए हैं और ये प्रीलिम्स भी हो गया, इसके रिजल्ट भी कब तक आएंगे नहीं पता है, लेकिन परीक्षा तो हुई। ये जो परीक्षा हुई है इसमें कम से कम आपको ये साबित तो करना था कि आप इस परीक्षा में जब भी रिजल्ट आएगा आप पास होंगे और मेंस लिखेंगे। लेकिन आपने तो अपने आप को ऐसी कंडीशन में लाकर खड़ा कर दिया है कि आप खुद से ही सवाल पूछ रहे हैं कि मेरा हो पाएगा कि नहीं। आपका हो पाएगा या नहीं ये कोई और कैसे बताएगा भाई? ये तो आप ही बताएंगे ना, क्योंकि परीक्षा तो आपने दी है, कैसा दिया है, किस तरह से दिया है, कितने अटेम्प्ट किए, कितने गलत लगाएं, कितने सही लगाएं, ये आपको पता है। फिर इस सवाल का जवाब किसी और से क्यों पूछना? आप कट ऑफ के चक्कर में क्यों पड़ रहे हैं? अगर कट ऑफ जाता है 105 नंबर और आपका आता है 104 नंबर और आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? आप क्या कहेंगे कि एक नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, एक नंबर से सिलेक्शन आपका नहीं हुआ, आपका सिलेक्शन जो है वो 96 नंबर से नहीं हुआ। पेपर तो 200 नंबर का था ना, तो फिर आपके 103 या 104 नंबर ही क्यों आए? आपके 140 या 150 नंबर क्यों नहीं आए? तो इस तरह से अपने आप से सवाल पूछिए कि कहाँ कमी रह गई आपके अंदर, कहाँ आपने पढ़ाई में कमी कर दी, कहाँ आपका माइंड डाइवर्ट हो गया, कि उन चीज़ों में आपने ज़्यादा समय दे दिया जहाँ आपको समय नहीं देना चाहिए था, और कहाँ समय नहीं दिया जहाँ आपको समय देना चाहिए था। तो इस तरह से जब आप सवाल पूछेंगे तो आप इन कट ऑफ के चक्कर से बाहर निकल जाएंगे और ये भी नहीं पूछेंगे कि मेरा क्या होगा। आप अपनी गलती मानेंगे, ईमानदारी से अपनी हार को स्वीकार करेंगे और एक बार फिर से अगली जीत की तैयारी के लिए अपने आप को, अपने हथियार को तराशना शुरू कर देंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे एस्पिरेंट्स, मैं फिर से आपसे कहता हूं कि आप इन सब बाहरी चीज़ों के चक्कर में मत पड़िए। कट ऑफ कितना जाएगा, क्या जाएगा, ये आप तय करते हैं, कोई बाहर की दुनिया तय नहीं करती है। ये आप ही हैं जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छोड़ के आते हैं, या सही क्वेश्चन में गलत गोला भर के आते हैं, या फिर गलत क्वेश्चन को गलत अटेम्प्ट करके आते हैं और उसके बाद बाहर के लोगों पर आरोप लगाते हैं कि कट ऑफ इतना कम जाएगा या इतना ज़्यादा जाएगा। तो एक चीज़ तो सबसे पहले जान लीजिए, जो फिर से बोल रहा हूँ कि कट ऑफ तय करने वाले ये आप हैं, कोई और नहीं है। और आप अपने लिए कट ऑफ तय ही क्यों करते हैं? आप उस सीमा से बहुत ऊपर निकल जाइए जहाँ कट ऑफ का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जहाँ आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ पाते हैं, जहाँ पे आपको कोई छू नहीं सकता मेंस देने से। और इस तरह से आप न सिर्फ अपने आप को एक सेफ जोन में पाएंगे, बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहेगा और लगातार आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते भी रहेंगे। तो इन सारी बातों के बीच एक बार फिर से कहता हूँ कि फ़िलहाल मॉडल आंसर आ गए हैं, आप मैच कर लीजिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, मेंस की पढ़ाई जारी रखिए और इंतज़ार करिए नतीजों के आने का। नतीजे चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, आप पढ़ाई तो छोड़ नहीं सकते। नतीजे अच्छे आएंगे तो आपको मेंस के लिए पढ़ना है, नतीजे अच्छे नहीं आएंगे तो एक बार फिर से आपको अगले प्रीलिम्स के लिए भिड़ना है। तो इस तरह से जब आप मेंस की पढ़ाई करेंगे तो दूसरी तरह से आपका मेंस भी तैयार होगा और प्रीलिम्स भी तैयार होगा, और आने वाले समय के लिए आपका एग्जामिनेशन बेहतर होगा। तो बजाय इसके कि हम इधर जाएं उधर जाएं, लोगों से बातचीत करें, क्या होगा बातचीत करें, उससे अच्छा है कि हम अपने आप को खुश रखें, हम घूमें, हम फिरें, हम इंजॉय करें, हम इन सारी बातों से दूर निकल जाएं और अपने आप को समय दें। फिर उसके बाद वापस लौटें और देखें कि आखिरकार हमें करना क्या है, और उसके बाद हम अपने लक्ष्य के प्रति फिर से बढ़ जाएं। तो एक बार फिर से आप सभी से कहता हूं कि अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप दूसरों से सवाल पूछना बंद कर दीजिए। आप अपने आप से सवाल पूछिए कि आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं। अगर आयोग ने क्वेश्चंस गलत लिए हैं तो इसके लिए आयोग जिम्मेदार है और लोग कह भी रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी हार का ठिकरा पूरी तरह से आयोग पे डाल देंगे। देखिए, एक तरह से आपने क्वेश्चंस गलत किए हैं तो वो क्वेश्चन भी तो गलत किए हैं जिन क्वेश्चंस का आंसर आपको सही देना चाहिए था, लेकिन उसके लिए आप अपने आप को दोषी नहीं मान रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे गलत हो गए, उसके लिए आप दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, तो ये तो कहीं से भी सही नहीं है। आप ये देखिए कि आपने अपने आप से क्या किया, आपने ऐसा क्या कुछ किया कि आपके नंबर कम रह गए। बहुत सारे लोगों के मार्क्स अच्छे आ रहे हैं जीएस में, लेकिन सीसेट में वो पास नहीं हो पा रहे हैं। मैंने आप सभी से कहा था कि सीसेट में आप लैंग्वेज पे फोकस करिए, और एक बार फिर से 25 से 28 क्वेश्चन के आसपास, 30 क्वेश्चन के आसपास लैंग्वेज के आए थे। तो अगर आपको 23% में पास होना है तो 30 क्वेश्चन तो बहुत इनफ है। अगर आपको 33% में पास होना है तो 30 क्वेश्चन लैंग्वेज के, और बाकी 70 क्वेश्चन में से आप क्या 3 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हैं? तो आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है कि आप दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, सीसेट पे आरोप लगा रहे हैं, क्वेश्चंस पे आरोप लगा रहे हैं? क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन हॉल में अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत होती है, अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है, और बेहतर रणनीति पे काम करने की ज़रूरत होती है। और ये वही रणनीति है जो शुरू से मैं आप सभी लोगों को बताते आ रहा हूँ और बिल्कुल ईमानदारी से बताते आ रहा हूँ। न मैं किसी से इन्फ्लुएंस होता हूँ, न मैं किसी का प्रमोट करता हूँ, और न ही किसी बातों को मैं यहाँ पर बढ़ावा देता हूँ। मैं वो सब बातें आपको बताता हूँ जो प्रैक्टिकल हैं, जो मैंने खुद सीखी है, संघर्षों से सीखी है। मैंने उन लोगों से सीखा है जो सेलेक्ट नहीं हो पाए कि क्या नहीं करना है, मैंने उन लोगों से सीखा है जो सेलेक्ट हुए कि क्या करना है, और इन सारी बातों को मिलाकर मैंने अपना सिलेक्शन किया। और उसके बाद अब मेरी कोशिश है कि आप भी वो गलतियाँ ना करें जो बाकी एस्पिरेंट करते हैं, जो शुरू में मैं भी कर रहा था।
तो आप इन गलतियों को नहीं करेंगे और अपने आप को जब मजबूत स्थिति में लाएंगे तो ही आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए अभी फ़िलहाल अपने आप से सवाल पूछिए, दूसरों से सवाल पूछना बंद कर दीजिए, कोचिंग के ऊपर आरोप लगाना बंद कर दीजिए, किसी और के ऊपर आरोप लगाना बंद कर दीजिए और सिर्फ गलती हुई है तो आपसे हुई है उसको स्वीकार करिए और स्वीकार करने के बाद आगे बढ़िए। और मेरा आप सभी से सजेशन यही है कि फ़िलहाल आप सिर्फ और सिर्फ मेंस की तैयारी करिए और मेंस की तैयारी में भिड़ जाइए। ये एक तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद है कि रिज़ल्ट कब आएगा पता नहीं है, क्योंकि अभी भी रिजर्वेशन का पेच फंसा हुआ है। ऐसे में अगर मेंस की डेट टलती है तो आपको फ़ायदा होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा बार मेंस का रिवीजन कर पाएंगे और आपकी मेंस की तैयारी बेहतर होगी। जिनके प्रीलिम्स नहीं निकलेंगे वो भी अगर मेंस की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो उनका प्रीलिम्स का निकलने का वेटेज बहुत बढ़ जाएगा और उनकी तैयारी इतनी पुख्ता हो जाएगी कि प्रीलिम्स के साथ साथ वो मेंस को लेकर भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और अगली बार का प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही बहुत बेहतर तरीके से निकालेंगे। तो ऐसी कंडीशन में मेंस पढ़ना आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप से सवाल पूछेंगे, दूसरों पे आरोप नहीं लगाएंगे और अपनी ईमानदारी अपने तक सीमित रखेंगे और इस तरह से बात करेंगे जैसे आप ही एग्ज़ाम दे रहे हैं और आप ही ने एग्ज़ाम दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। इसलिए दूसरों से सवाल क्यों पूछना, क्यों ये जानना कट ऑफ क्यों होगा, आप तो ये जानिए कि आप बहुत पीछे रह गए। क्यों ये पूछना कि क्या हो रहा है, क्यों ये पूछना कि ऐसा सवाल क्यों आए, क्यों मीम्स बनाना, क्यों मीम्स पे ध्यान देना, क्यों उन लोगों से डिस्कशन करना जिनका एग्जामिनेशन से कुछ लेना देना ही नहीं है, जिसका काम ही यही है, क्यों उन लोगों के चक्कर में पड़ना जो प्रीलिम्स ख़त्म हुआ नहीं और मेंस के ढिंढोरे पीटने लगे। तो ऐसे में आप समझदार हैं, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, लेकिन बस आप अपने आप के ऊपर आत्मसंयम रखिए और अपने संशय को अपने आप से दूर रखिए। जब ये संशय आप दूर रखेंगे और संयम को आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिएगा सारे सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिलते जाएंगे। इसलिए एक बार फिर से कहता हूँ, पूछना बंद कर दीजिए कट ऑफ क्या होगा और अपने आप से पूछिए कि आखिरकार गलती कहाँ रह गई। दूसरों से ये मत पूछिए कि मेरा क्या होगा। हो सकता है आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा न लगे, लेकिन इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि आज थोड़ा सा तो मैं निराश हूँ और ये निराशा शायद मेरी बातों से आपको झलक रही होगी। फिर मिलूँगा। जय हिंद।